हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी वुमेन मुस्लिम ला अगर कोई वुमेन मुस्लिम है तो वो उसके तलाक लेने के कितने ग्राउंड होते हैं, उसमें से हम लोगों ने कवर किया था कि जो तलाक लेने के ग्राउंड होते हैं, जो हस्बैंड द्वारा दिया जाता है तलाक, जिसे तलाक जिसमें तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत क्या होता है, इला क्या होता है, जिहर क्या होता है, तलाक तफवीज़ जो बाई वाइफ द्वारा दिया जाता है ये क्या होता है, और जो बाई म्यूचुअल कंसेंट खुला और मुबारक होता है, ये हमने पिछली वीडियो में सब कवर कर लिया था। उसमें एक बचा था डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939, जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग कोई भी वूमेन तलाक कैसे ले सकती है और कितने ग्राउंड हैं। तो चलिए देखते हैं कितने ग्राउंड है, कैसे क्या होता है। तो जो ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है ये 1939 है, इसका एक्ट नंबर 8 है, 8 ऑफ 1939। ये कभी कभी ऑप्शनल में भी पूछ लेता है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट का एक्ट नंबर क्या है, तो एक्ट नंबर 8 है इसका, 8 ये देख लीजिएगा। इसमें टोटल 6 सेक्शन है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में जो है 9 ग्राउंड है वुमेन को, 9 ग्राउंड है वुमेन को कि वो तलाक ले सकती है अपने हस्बैंड से, किसी उस 9 ग्राउंड में से किसी भी एक या फिर एक से अधिक चीज़ अगर फेल करता है परफॉर्म करने में हस्बैंड, तो वुमेन ग्राउंड उसके पास, फिर वुमेन के पास वो ग्राउंड आ जाता है कि वो अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है। उसका सेक्शन 2 ही इस एक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तो ज़्यादा हम लोग फोकस केवल सेक्शन 2 पर ही करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 यही है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, अधिकतर एक्ट में यही होता है। शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है कि यह कौन सा एक्ट है, और एक्सटेंट का मतलब होता है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो शॉर्ट टाइटल का मतलब यही है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939, एक्ट नंबर 8 ऑफ 1939। और एक्सटेंट में यही है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, तो इसका विस्तार है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया में पूरे भारत में इसका विस्तार है। और जो पहले के बेयर एक्ट 2019 के जो 2019 के पहले के जो बेयर एक्ट थे उसमें एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी लिखा रहता था, लेकिन 2019 में एक बिल पारित हुआ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर पर वाद विवाद था वो वाद विवाद ख़त्म हो गया, और जम्मू एंड कश्मीर को इसको भारत का यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब ये भारत का ही एक यूनियन टेरिटरी है, तो अब इस पर कोई विवाद नहीं है। तो जो ये एक्ट है इसका जो एक्सटेंट है वो होल ऑफ इंडिया है, यहाँ तक जम्मू और कश्मीर पर भी ये एक्ट लागू होता है। तो ये है सेक्शन 1। अब सेक्शन 2 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं सेक्शन 2 इसका क्या कहता है। सेक्शन 2 में 9 ग्राउंड प्राप्त हैं, वो भी वुमेन को। ये ग्राउंड केवल वुमेन को ही प्राप्त है कि उस ग्राउंड में कोई भी मैरिज, कोई भी डिसॉल्व कैसे होगी, उसी का ग्राउंड है। तो इसमें बताया गया है, वुमेन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिक्री फॉर अ डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स नेमली, यानी कि जो 9 ग्राउंड है उनमें से कोई एक या फिर उससे अधिक कोई भी अगर हस्बैंड वह परफॉर्म नहीं कर पाता है तो वुमेन के पास वो राइट आ जाता है कि डिक्री पारित कर ले डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की। तो चलिए ग्राउंड देख लेते हैं, पहला ग्राउंड क्या है जो वुमेन को प्राप्त है। तो उसमें जो पहला ग्राउंड है वो है अननोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। अननोन फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर यानी कि हस्बैंड अगर 4 वर्षों तक लापता है, अगर हस्बैंड 4 वर्ष तक लापता है तो वाइफ को ये ग्राउंड प्राप्त हो जाता है कि वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री पारित कर सकती है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। जो अननोन फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर है, इसमें कंडीशन ये है कि अगर जिस दिन कोर्ट डिक्री पारित करेगा उसके 6 मंथ तक, जिस दिन कोर्ट पारित करेगा डिक्री उसके 6 मंथ, यदि हस्बैंड आ जाता है दोबारा वापस और वह कहता है कि मैं अपनी जो मैरिज है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी जो हमारी मैरिज है उसे परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं अपनी कंजुगल ड्यूटी को परफॉर्म करूँगा, तो
उस जो डिक्री पारित हुई है उसे रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन उसके कोर्ट के डिक्री पारित होने के 6 मंथ बाद तक भी अगर वो नहीं आता हस्बैंड, तो वुमेन के पास वो राइट आ जाता है कि वो तलाक या फिर डिक्री पारित कर लेगी, उसका मैरिज डिसॉल्व हो जाएगा। ये है पहला कि अगर हस्बैंड 4 वर्षों तक लापता हो, ये पहला ग्राउंड है। और जो दूसरा ग्राउंड है कि फेलियर ऑफ मेंटेनेंस, वाइफ के पास और भी ग्राउंड है कि अगर हस्बैंड और पति पत्नी दोनों की शादी हो गई है मुस्लिम में, और जो हस्बैंड है वो उनको मेंटेनेंस नहीं प्राप्त कर या फिर उनको सही से उनकी देख रेख नहीं कर पा रहा है, तब भी वुमेन के पास ये राइट आ जाता है कि वो मैरिज डिसॉल्व कर सकती हैं, डिक्री पारित कर सकती हैं। और हस्बैंड उसमें ये भी नहीं कह सकता है कि ड्यू टू पावर्टी, यानी कि हम कोई गरीब हैं या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हैं या फिर हमारा हेल्थ सही नहीं है या फिर इम्प्रिजमेंट है, इस तरह की कोई भी बात कोर्ट में मान्य नहीं होगी। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने एक जजमेंट दिया था यूसुफ वल्द सूरम्मा के केस में, ये यानी कि जो फेलियर ऑफ मेंटेनेंस है वो भी एक ग्राउंड मुस्लिम लॉ में वुमेन को प्राप्त है कि वो इस ग्राउंड पर भी अपना मैरिज डिसॉल्व कर सकती हैं। और फेलियर ऑफ मेंटेनेंस में ये नहीं माना जाएगा कि ड्यू टू पॉवर्टी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। ये वुमेन के लिए 2 ग्राउंड हो गया। अब देखते हैं ग्राउंड 3। ये जो हमने आपको बताया कि जो इसमें है अननोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, इसमें जो 6 मंथ का जो हमने आपको ये बताया कि जो लिमिटेशन है कि 6 मंथ के अंदर अगर पति वापस आ जाता है कोर्ट के डिक्री पारित होने के बाद, तो दोबारा वो मैरिज रद्द हो जाएगी अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है। तो ये बात कहाँ लिखी गई है? ये लिखा गया है इसी सेक्शन के 9 क्लॉज बी में। 9 क्लॉज बी नहीं, मतलब कि जो सेक्शन 2 है, 2 का क्लॉज 9 सब क्लॉज बी में यही बात लिखा है कि कोई भी डिक्री पारित हो रही के वही 6 महीने वाली बात 9B में लिखा है, क्लॉज 2 के 9B में। अब चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा ग्राउंड है इम्प्रिजमेंट ऑफ हस्बैंड। इम्प्रिजमेंट ऑफ हस्बैंड, अगर जो हस्बैंड है उसे 7 साल 7 ईयर या फिर उससे और अधिक उसे यदि कारावास हो गया है, तब भी वाइफ के पास ये राइट आ जाता है कि वो अपनी मैरिज डिसॉल्व कर ले। इम्प्रिजमेंट ऑफ हस्बैंड जो है 7 ईयर, यानी कि 7 ईयर और अपॉर्ड, अगर वो 7 साल या फिर उससे अधिक तक उसे कारावास हो गया है, फिर भी तब भी वाइफ के पास राइट आ जाता है कि वो मैरिज अपनी डिसॉल्व कर ले। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है कि जो इस सेक्शन 2 का जो क्लॉज 9 है, सेक्शन 2 का क्लॉज 9 में जो सबसेक्शन है, सबसेक्शन ए, उसमें ये बात लिखा गया है कि अनलेस द सेंटेंस्ड बिकम फाइनल, यानी कि जो हस्बैंड का जो इम्प्रिजमेंट है वो फाइनल जब तक किया नहीं जाएगा, तब तक ये वुमेन जो है मैरिज की जो बात है, जो मैरिज डिसॉल्व करने की बात है, तब तक वो नहीं कर सकती, ये बात उसमें कही गई है। इसमें आपको यही ध्यान देना है कि 7 वर्ष या फिर उससे अधिक वर्षों तक लापता हो गई, अगर हस्बैंड को इम्प्रिजमेंट हो गया, सेंटेंस्ड हो गया है, तब वाइफ के पास डिक्री आ जाती है। यह है तीसरी कंडीशन। और जो चौथी कंडीशन है कि फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन, इसका मतलब ये है कि जो हस्बैंड है वो अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन, जो अपनी वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है, अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, कितने वर्षों तक, इसमें भी कंडीशन 3 ईयर्स, यानी कि सब चीज़ में कंडीशन रहती है। ईयर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईयर हम जो लिखवा रहे हैं इसको आप एक कॉपी में लिख लीजिए कि जो फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन, जो हस्बैंड अगर 3 वर्षों तक या फिर इससे अधिक तक अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तब वाइफ के पास ग्राउंड आ जाता है कि वो अपनी मैरिज डिसॉल्व कर सकती है। ये हो गया ग्राउंड 4। अब देखते हैं ग्राउंड 5वां क्या है। ग्राउंड 5वां है इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, यानी कि हस्बैंड की नपुंसकता। हस्बैंड की इम्पोर्टेंसी में ये बात कही गई है कि अगर हस्बैंड
इम्पोर्टेंस है एट द टाइम ऑफ द मैरिज एंड आफ्टर, यानी कि अगर कोई हस्बैंड अपने शादी के समय भी एट द टाइम ऑफ द मैरिज वो इम्पोर्टेंस है, एंड कंटिन्यूज टू सो बी, और वह शादी के बाद भी इम्पोर्टेंस है, तो वाइफ के पास राइट आ जाता है कि वो एक जुडिशियल डिक्री पारित कर सकती है डाइवोर्स के लिए। और ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ हस्बैंड है, इसमें जो हमारा इसी का जो 2 का जो क्लॉज 9 है उसका क्लॉज सी में ये बात लिखी गई है कि जो 5वें ग्राउंड में इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड है, ये जिस दिन कोर्ट ये डिक्री पारित करेगा कि ये हस्बैंड इम्पोर्टेंस है, उसके बाद हस्बैंड को 1 साल का 1 ईयर का एक लिमिट मिल जाता है कि हस्बैंड के पास 1 साल का यह मौका है कि कोर्ट को यह साबित करने का, बताने का कि वह इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर 1 साल के अंदर अंदर हस्बैंड इम्पोर्टेंस नहीं है यह साबित करके कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, तब उस जो वाइफ के जो ग्राउंड है वह रद्द कर दिए जाएंगे, अन्यथा उसे इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड माना जाएगा। अगर वो 1 साल के अंदर अंदर नहीं साबित कर पाता है तो वाइफ जुडिशियल डिक्री कर सकती है। ये 5वां क्लॉज है क्लॉज 2 का, ये है इम्पोर्टेंसी की बात करता है। अब देखते हैं 6वां क्लॉज जो वाइफ को प्राप्त है कि यदि हस्बैंड 2 वर्षों तक पागल है या फिर और अधिक वर्षों तक, या फिर वह एक वेनरल डिजीज या एक रतिज रोग से ग्रसित है, एक रतिज रोग होता है, यदि उससे ग्रसित है, फिर तब वाइफ को यह राइट प्राप्त हो जाता है कि वो जुडिशियल डाइवोर्स का डिमांड कर सकती है। ये है क्लॉज 6(2) का। यह भी प्राप्त है वाइफ को कि अगर कोई वेनरल डिजीज से ग्रसित है तब भी वुमेन जो है, मुस्लिम वुमेन, वो डिमांड कर सकती है जुडिशियल डाइवोर्स का। अब देखते हैं इसके आगे, रिप्यूडिएशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई वाइफ समझ लीजिए जैसे 14 साल की है, यानी कि वो अपनी एज ऑफ प्यूबर्टी कंप्लीट नहीं की है, उसके पहले उसके फादर ने या फिर कोई अदर गार्जियन ने उसकी मैरिज करवा दी और उसके शादी हो गई, और उसके बाद में जब उसकी एज ऑफ प्यूबर्टी कंप्लीट होती है, मान लीजिए 18-19 साल में, तब उसके पास यह राइट प्राप्त हो जाता है कि वो जुडिशियल डाइवोर्स कर सकती है। यह है रिप्यूडिएशन ऑफ मैरिज बाय वाइफ, जो है 7वां ग्राउंड है वाइफ को जो प्राप्त है। चलते हैं 8वें ग्राउंड पर। 8वां ग्राउंड है क्रूअल्टी ऑफ हस्बैंड। क्रूअल्टी ऑफ हस्बैंड, अगर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से क्रूरता का व्यवहार करता है। क्रूरता का व्यवहार का मतलब क्या है कि उसकी वाइफ को मिजरेबल करता है, मतलब अपनी वाइफ से इमोरल लाइफ जीने की कोशिश करता है कि वह इमोरल लाइफ जिए, या फिर उसे प्रताड़ित करता है, उसके जो लीगल प्रॉपर्टी है उस पर अपना हक जमाता है, या फिर उसका जो रिलीजियस जो कोई प्रोफेशन है उसे वह करने से मना करता है। इस तरह की अगर समझ लीजिए कि अगर उसके पास जो हस्बैंड, मुस्लिम में 4 शादी वैलिड है, तो उसके पास समझ लीजिए अगर 2 से 3 वाइफ हैं, अगर दोनों को इक्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं देखता है तो ये सब क्रूअल्टी के अंतर्गत आता है। अगर इस तरह का व्यवहार हस्बैंड करता है तो वाइफ के पास यह ग्राउंड प्राप्त है कि वह जुडिशियल डाइवोर्स कर सकती है अपने हस्बैंड से कोर्ट में जाकर, ये इस डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये है 8वां ग्राउंड क्रूअल्टी ऑफ हस्बैंड। अब चलिए देखते हैं 9वां ग्राउंड। 9वां ग्राउंड बेसिकली कुछ है नहीं, हमने आपको पहले ही बता दिया कि 9वें ग्राउंड में क्या क्या लिखा है। 9वें ग्राउंड का जो क्लॉज ए है, 9 क्लॉज ए बात करता है, जो हमने ग्राउंड थर्ड देखा था उसमें उसमें बताया गया कि जो सेंटेंस्ड हैज बिकम फाइनल, हमने आपको पहले ही बताया, आपको दिखाते यहाँ पर जब हमने आपको पढ़ा रहे थे तो हमने यहाँ पर बताया था कि 9 का क्लॉज जो है ए, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कोई भी इम्प्रिजमेंट जो है वह भी जब तक फाइनल ना हो जाए, हैज बिकम फाइनल, यही है 9 का क्लॉज ए। जो ये 3 वर्षों तक जो बताया गया है, ये इसका जो इम्प्रिजमेंट हस्बैंड को अगर
फाइनल हो गया, जिस दिन फाइनल हो जाए उसी दिन से यह माना जाएगा। और जो 9 का क्लॉज बी है वो क्या कहता है, 9 का क्लॉज बी ये कहता है कि जो पहला ग्राउंड है अननोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, इसमें ये 9 के क्लॉज बी में इसी में ये बताया गया है कि 6 मंथ तक इसमें लिमिट दी गई है। 6 मंथ के अंदर अंदर यदि हस्बैंड वापस आ जाता है और ये यह कंफर्म कर देता है कि हम अपनी मैरिज की कंजुगल ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, तो कोर्ट इस पर वाइफ को, जो वाइफ की डिक्री है उसे खारिज कर सकता है। 9 का क्लॉज सी क्या है? 9 का क्लॉज सी हमने आपको यहाँ बताया था इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, यानी कि अगर कोई हस्बैंड की इम्पोर्टेंसी की डिक्री पारित हो गई है उसके 1 साल के अंदर अंदर यदि वह कोर्ट को यह सेटिस्फाई कर देता है कि वह इम्पोर्टेंस नहीं है, तो जो वाइफ है उसको वह जुडिशियल डाइवोर्स प्राप्त नहीं होगा। यही है 1 ईयर। यह है 9 में 3 ही क्लॉज थे, ए बी सी, ये हमने देख लिया, कवर कर लिया ए बी सी क्या होता है, कैसे होता है। हमने ये कवर कर लिया कि जो मुस्लिम लॉ में जो डाइवोर्स होता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया, जो पार्ट 1 जो हमने पहले वीडियो बनाई थी उसमें, और ये जो पार्ट 2 है इसका हस्बैंड द्वारा जो तलाक होता है हमने वो कवर कर लिया। तलाकुल सुन्नत, बिद्दत, इला, जिहर, ये बाई वाइफ वाला जो दिया जाता है, तलाक तफवीज, म्यूचुअल कंसेंट, खुला मुबारत, हमने ये कवर कर लिया। और आज के वीडियो में हमने ये कवर कर लिया ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी वुमेन कैसे जुडिशियल डाइवोर्स प्राप्त कर सकती है। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया। इसके आगे आप क्या और टॉपिक समझना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसी लगी और हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएंगे, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।